जो है वो करने की ज़रूरत है और पे एंड FCA एट प्रीमियम। क्वेश्चन पेपर में आर्गू नहीं करना कि हजूर आपने जो है वो ऑलरेडी प्रीमियम पे दिया हुआ और वी आर गोइंग टू रिसीव अमाउंट, उसमें आर्गू नहीं करना, वहाँ कैलकुलेशन करके दे देनी है। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे पॉइंट्स हैं। MCQs में अगर आ जाता है कि वी आर गोइंग टू रिसीव अमाउंट और फॉरेन करेंसी इज एट प्रीमियम है, तो शुड वी गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ, शुड वी गो फॉर द डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव की तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोगों को अमाउंट पे करना है तो पेमेंट में हमें डर क्या होता है कि रेट बढ़ जाएगा, लेकिन ऑलरेडी हवाएं चल रही हैं कि रेट तो कम होने वाला है, तो फिर क्यों जाना है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जनाब इन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के साथ खुद भी रिस्क अटैच है, तो वो रिस्क से हम लोग क्यों नुकसान पहुंचाए? जितनी भी फॉरेन कंपनीज कह रहा हूँ, वो कंपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं उनके P&L उठा करके देखिएगा, बड़े बड़े जो है वो एक्सचेंज लॉसेस होते हैं या एक्सचेंज प्रॉफिट्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस या फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट्स होते हैं। उनकी वजह से उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सत्यानाश हो जाता है, वो जहाँ वो चढ़ जाती हैं और इनकी वजह से उनके स्टॉक पे असर पड़ता है। इस वजह से हमें सोच समझ करके ये सारा काम करना है। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग है। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए, आपको पढ़िए आप एग्जाम्पल, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। ये किसको डर होगा? एक्सचेंज रेट का रिस्क है, किसको ये डर होगा? मेरी तरफ देख कर बताइए, जिसने पे करना है उसको फिर हेजिंग की तरफ जाना चाहिए। रिस्क ऑफ डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट, जिसने अमाउंट रिसीव करनी है, हाँ एक्सपोर्ट के केस में। अब एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं, स्पॉट रेट, स्पॉट रेट जो आज का रेट है, जो आज का रेट है। नंबर 2 फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट जो हम लोग आज एग्री करते हैं कि कल हम लोग जो है इस रेट पे करेंसी एक्सचेंज करेंगे। अब फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग? जो है वो स्पॉट रेट प्लस माइनस सर्टन पॉइंट्स होते हैं, वो प्रीमियम में भी हो सकते हैं, वो डिस्काउंट में भी हो सकते हैं। अगर प्रीमियम में है तो ऐड करेंगे, डिस्काउंट में है तो माइनस करेंगे। ये तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द एडिशन ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम्स टू अ स्पॉट रेट इज नोन एज फॉरवर्ड प्रीमियम है। और इस पॉइंट को ये फिर चौथे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 1/10,000 हम लोग कर लेते हैं, राइट। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग जो है वो चौथी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बिलीव टू इंक्लूड 170 फॉरवर्ड पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है? 170 डिवाइडेड बाय 10,000। आप लोगों की किताब में ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की है, डायरेक्ट उसने कैलकुलेशन कर दी है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों किया गया है। एंड इज एडेड टू द स्पॉट प्राइस टू एस्टिमेट द फॉरवर्ड रेट है। क्लियर है उमर? यस सर। और यहाँ पे देख लीजिए 170 डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे 0.017, और अगर फॉरेन करेंसी एट प्रीमियम है तो स्पॉट रेट में ऐड कर देंगे। और अगर फॉरेन करेंसी एट डिस्काउंट है तो स्पॉट रेट में से माइनस कर देंगे, हमारे पास फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। बाइंग और सेलिंग का अगर जो है वो 2 रेट्स दिए गए हैं, एक जो है वो बिड रेट है, एक आस्क रेट है, एक बाइंग रेट है, एक सेलिंग रेट है, ठीक है। बैंक के लिहाज से होता है ना, ये बैंक नहीं, एक्सचेंज डीलर के लिहाज से। डीलर बैंक भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है, आप भी डीलर हो सकते हैं। तो ये डीलर के लिहाज से दिया। मैंने बताया था कि इस रेट में वो चीज़ छोड़ देंगे, ये बैंक है डीलर है, ये करिए। हम लोग यहाँ पे इसको कर लेते हैं। रुपी पर डॉलर बाइंग रेट, सेल रेट, सेलिंग रेट या सेल रेट, XYZ ABC, ठीक है। अब अगर मुझे डॉलर बेचना है, तवज्जो से सुनिएगा। अगर मुझे डॉलर बेचना है तो मेरे लिए ये वाला रेट एप्लीकेबल होगा। अगर मुझे डॉलर खरीदना है तो मेरे लिए ये वाला रेट एप्लीकेबल होगा।
कितने डॉलर खरीदने हैं। अमाउंट विल बी गिवन एक्स वाई डी ए बी सी, अमाउंट विल बी गिवन इन क्वेश्चन पेपर। इस अमाउंट के साथ मुझे रेस्पेक्टिव रेट जो है मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मुझे डॉलर जो है वो बेचना है, यहाँ पे मुझे क्या कहा, मैंने क्या कहा, डॉलर बेचना है। किस केस में मुझे डॉलर खरीदना होता है? डॉलर किस केस में खरीदना होता है? पेमेंट के केस में। तो इसका मतलब है पेमेंट के केस में ये वाला रेट एप्लीकेबल होगा, और जब मैंने रिसीव करना होगा तो मेरे लिए जो है वो ये रेट एप्लीकेबल। सर याद कैसे करें? ये है सेल रेट, ये है बाई रेट, अपोजिट कर लो। ठीक हो गया। अब दूसरी बात, एक क्या हो सकता है, स्प्रेड। यू नो व्हाट इज स्प्रेड? नहीं, डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट। सेलिंग रेट ज़्यादा होता है, बाइंग रेट? सेलिंग रेट ज़्यादा होता है। इसका मतलब दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फिगर। स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर पेपर में मेरे लिए ये एप्लीकेबल है रेट, यानी मुझे अमाउंट रिसीव करना है, ठीक है, और अमाउंट दी गई है ये वाली, बिड रेट दिया गया है, तो बिड रेट के बाद फिर वो क्या कह देता है, स्प्रेड जो है वो इतना है। मिसाल के तौर पे 0.0123 स्प्रेड इतना है, तो मैं यहाँ से सेलिंग रेट निकाल सकता हूँ। अगर पेपर में ये स्प्रेड दिया गया है तो आप लोगों के एक क्वेश्चन में ये हरकत की गई है। पास पेपर में मैंने एक सवाल देखा था, शायद किताब में है। ठीक हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया? मुश्किल तो नहीं हो रहा? नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास जो एग्जांपल आ रही है बाइंग सेलिंग करेंसीज में, बाइंग सेलिंग रेट्स में स्प्रेड कितना होगा? दोनों का? हाँ, दोनों का नहीं, मतलब स्प्रेड रेट, दोनों में डिफरेंस कितना होगा दोनों रेट्स में? ₹2 पर $1। ठीक हो गया जनाब? चलिए अब आगे करते हैं। हेजिंग एक्सचेंज रेट रिस्क, हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और चौथी जो है हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है। 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, और चौथी स्ट्रैटेजी है मनी मार्केट हेज वाला। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग अमाउंट स्पेसिफाई करते हैं कि कल जनाब $1 लाख जो है हम लोगों को वो एक्सचेंज करना है। करेंसी स्पेसिफाई करते हैं, डॉलर है, येन है, युआन है, पाउंड है, यूरो है। फ्यूचर डेट हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, और वही बात है, रेट हम लोग जो है वो तय करते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, पाकिस्तानी कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे, यानी मुझे सेल करना है, मुझे सेल करना है डॉलर, पे है, मुझे बाय करना है, सॉरी बाय करना है, पे है तो बाय करना है, लेकिन हम यूज रेट ये उल्टा नहीं हो गया? जब पेमेंट करनी है तो मुझे डॉलर चाहिए होंगे, तो डॉलर तो बाय करते हैं। ठीक हो गया? डॉलर जो है यहाँ पे आएगा पेमेंट के केस में, और डॉलर मुझे सेल करने हैं जब मैं यहाँ पे रिसीव करता हूँ। ठीक है, यही समझे? जब मैं पे करने हैं तो हमें बाय करने पड़ेंगे, जब पे करने हैं तो बाय करने पड़ेंगे, तो बाय करना पड़ेंगे, तो ये वाला रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, और जब रिसीव करेंगे डॉलर, तो पाकिस्तान में मेरा डॉलर के साथ तो कोई काम नहीं है, आई नीड माई होम करेंसी, तो मैं सेल करूँगा तो मेरे लिए बाइंग रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक हो गया? चलिए, पाकिस्तानी कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे $75,000 इन 6 months टू अ यूएस सप्लायर
and it wishes to hedge the exposure to currency risk by arranging a forward contract है। उसकी डिटेल जो है वो दी गई है। स्पॉट रेट दिया गया है बाइंग और सेलिंग का। स्पॉट है 64 पर $1, सेलिंग है 65 पर $1 है, और फॉरवर्ड प्रीमियम है 240 पॉइंट्स है। कौन सा रेट हमारे लिए एप्लीकेबल होगा? 65 पर $1 वाला, क्योंकि हम लोगों ने पे करने हैं तो वी नीड डॉलर्स, यानी हम लोगों ने डॉलर बाई करने हैं, तो हमने कहा था कि ऑपोजिट देख लेंगे। तो सेल का ऑपोजिट बाई है, तो 65 पर $1 जो है हम लोग बाई कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ना, ये सेल है, इसका ऑपोजिट बाई होगा, ठीक है। और ये कब हम लोगों ने करना है? जब हम लोगों ने पेमेंट करनी है। ठीक हो गया जनाब। तो फॉरवर्ड इसका मतलब क्या है? 1 जन फॉर एग्जांपल आज जो है वो 23 जनवरी है, तो आज स्पॉट रेट क्या है? ₹65 पर $1 है। आज ही 1 जनवरी को फॉरवर्ड रेट क्या होगा? 240 प्रीमियम पे है, यानी ₹65 पर $1 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे हम लोग। इसको करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹65.024 पर $1 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब आगे हम लोगों ने इसमें किसी तरह का कोई गेन लॉस जो है वो नहीं दिया गया। 31 दिसंबर कोई अमाउंट नीडेड ऐसे ही होगा। $75,000 मल्टीप्लाई बाय 65.024। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा। 4876 रुपीज 4876 800 इतने अमाउंट जो है वो हमें चाहिए होगी। इस दिन अगर 31 मार्च को हम लोग फर्दर इसको एक्सटेंड करते हैं, स्पॉट रेट अगर हो जाता है, कितना था? स्पॉट रेट अगर हो जाता है 66 पर $1, तो हम फायदे में रहे नुकसान में? फायदे में रहे नुकसान में? हम फायदे में रहे। हमें $1 मिल गया 65.24 का, 0.024 का। अब हमें जो है वो 66 का मिल रहा है। वो कॉमन मैन के तरफ पे, कॉमन सेंस से सोचिए। तो अब हमारा जो है वो क्या आगा? 31 दिसंबर 2023 गेन ऑन एफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होगा। कितना? 66 माइनस 64 65.021 करिए इसको। है 024 है ना, तो माइनस करिए, क्या आंसर आता है? 0.976 है। टोटल गेन कितना हुआ 31 मार्च 2023 को? टोटल गेन कितना हुआ उमर? 73,200। ये $75,000 मल्टीप्लाई बाय 0.976 है, तो टोटल गेन कितना हुआ है? 73,200 है। अब ये दूसरा केस था हमारा, ठीक है जी, ये हमारा दूसरा केस था। अब हम लोगों ने करेंसी बाहर से परचेज करनी है। अमाउंट पेड टू बाई डॉलर्स। 75,000 को मैं किस रेट से मल्टीप्लाई करूंगा? 66 से। तो अमाउंट बताइए मुझे कितनी आएगी? 4950 आ जाएगी। अब इसमें गेन माइनस हो जाएगा। नेट अमाउंट पेड, नेट पेमेंट लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 4950 माइनस 73,200 कितनी आती है अमाउंट? 4 ये वाली 4876 इफेक्टिव रेट हम लोग निकाल सकते हैं। 31 दिसंबर ही करें, चलो 2023 को इफेक्टिव रेट 4876,800 डिवाइडेड बाई 75,000 बताइए।
65.024 पर $1 आ गया। यही आ गया, यही रेट आ गया हमारा, सिंपल। अब एग्जाम्पल 1.3.2 आप खुद करिए, सोल्यूशन नहीं देखना, सिर्फ आपने एग्जाम्पल करना है। ठीक है, इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी आते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मुझे तो फिलहाल कुछ भी नहीं पता, आपने खुद करना है, सोल्यूशन ही देखना है। पाकिस्तानी कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव करने हैं, यानी फिर बाद में मैंने जो है वो फॉरेन करेंसी सेल करनी है। सेल करेंगे तो बाई का ऑपोजिट बाइंग रेट। इन केस अगर मेरे पास बाइंग सेलिंग रेट दोनों आ रहा होता तो फिर मेरे पास बाइंग रेट एप्लीकेबल होता। फॉरेन करेंसी अमाउंट है, मल्टीप्लाई कर देंगे। In 3 months time from a US customer and it wishes to hedge the exposure to currency risk by arranging currency futures है। Size of available future contract is $125,000 है। मजे की बात बताऊं, यहाँ पे हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अभी करिए आप। बिल्कुल एक आम बंदे की तरह सोचने आपने, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए करते हैं जी। अमाउंट रिसीव करनी है, इसका फॉल इन एक्सचेंज रेट है। स्पॉट रेट कितने हमारा 174 पर $1 है। फॉरवर्ड रेट कितने 172.2350 यस सर 0.235 पर $1 है। 31st जो है वो फॉर एग्जांपल मार्च कर लेते हैं इसको। 31 मार्च 2023 आ गया। स्पॉट रेट कितना आया? स्पॉट रेट कितना आ गया 175.1350 पर $1। लॉस हो गया, लॉस हो गया। लॉस ऑन मैं क्या लिखूंगा कि सी फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर्स पे पर फ्यूचर लॉस जो है वो पर डॉलर जो है वो लॉस आ रहा है। हम लोग कैलकुलेट करने लगे, ऐसे ही है। 175.1350 माइनस 172.235, इसको माइनस करिए, क्या आंसर आता है 2.90 पर $1। अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है 1.2 मिलियन की। हाँ जी, टोटल लॉस ऑन सी फ्यूचर्स यानी करेंसी फ्यूचर्स। हमें इसी तरीके से एग्जामिनर को पूरी कैलकुलेशन करके देनी है। 2.90 इसकी अमाउंट क्या आती है 3480 000 ये अमाउंट आ गई है। डन।
Yes. 31 मार्च को आप करेंसी एक्सचेंज भी करवानी है। अमाउंट रिसीव होगी अब हमें, Yes. अमाउंट रिसीव ऑन एक्सचेंज, ऐसे ही होगा। Yes. कितनी अमाउंट है? 1.2 मिलियन डॉलर है। किस रेट पे होगी? 175. 175.1350। मल्टीप्लाई करिएगा 210. 210 162. 162 000. 000। ये अमाउंट हम लोगों ने रिसीव की। 31 मार्च को ही हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। टोटल लॉस माइनस अमाउंट माइनस लॉस, नेट अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा। Yes, sir. कितनी आती है? 206. 210 162 000 माइनस कितना है? 3480 000। कैलकुलेट करिएगा। 2066. 2066 82 000। ये आ गया। इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं डिवाइड करके। 1.2. इफेक्टिव रेट अगर एग्जामिनर कहता है तो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 206682 000 डिवाइडेड बाय 1.2 मिलियन कितना आता है? 172.2350 एग्जैक्टली। ये देख लीजिए, यही हम लोग जो है वो हेज करना चाह रहे थे इसी रेट पे। अगर ये आंसर नहीं आता तो इसका मतलब है कहीं पे गड़बड़ हुई है। सीधा सीधा सवाल है। यहाँ तो हमने वो लॉस की जगह गेन लिख दिया होगा। हाँ जी बिल्कुल। अब आपने समझने पे फिर जो है वो गलती कर दी होगी कि यहाँ लॉस में गेन लिखा और आपने यहाँ पे उसको जो है वो प्लस कर दिया और यहाँ पे अमाउंट गड़बड़ हो जाएगी। जो आपने 4 बातें लिखी थी बस वो याद रखना, वो याद रखना है। है। हाँ जी, 4 बातें। और यहाँ पे भी मैंने लिखा था कि रिसीव में गेन कब हो सकता है और लॉस कब हो सकता है। वही 4 बात। चलिए जी, अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल करिए। करेंसी ऑप्शंस है। ऑप्शन माय फेवरेट, क्योंकि ये बच्चों को समझ नहीं आता। क्योंकि समझना है तो गलत दसी जो अगला मुफ्त इम्प्रेस हो जा रहेगा। ऑप्शन कॉल और पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन। Call mean right to buy an asset. Asset कुछ भी हो सकता है। Yes, sir. In our case, at the moment, foreign currency is asset. Right to buy an asset. Put option. Right to sell an asset. ठीक हो गया जनाब। मैं कब सेल करूँगा? When I have dollars. और डॉलर्स मेरे पास कब आएंगे? इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, जब मैं रिसीव करूँगा। ठीक हो गया। और बाई, मुझे कब डॉलर्स की ज़रूरत है? When I am to pay। और कब पेमेंट करता हूँ मैं? इंपोर्ट के केस में। है को रट्टा लगाने वाली बात। चलिए इसको मैं वाइप आउट कर रहा हूँ। 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। Yes, sir. कौन कौन? एक सर वो परचेजर, एक सेलर। नहीं, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। लॉन्ग तो शॉर्ट। शॉर्ट। लॉन्ग शॉर्ट। लॉन्ग के पास राइट होते हैं और इसकी ऑब्लिगेशन होती है। ऐसे ही है। Yes, sir. इधर भी लॉन्ग के पास जो है वो राइट होगा, शॉर्ट के पास जो है वो ऑब्लिगेशन होगी। ऐसे ही है। Yes, sir. अच्छा जनाब, इसके पास राइट किस चीज़ का है? इसको मैं क्या कह सकता हूँ? जिसके पास कॉल ऑप्शन है वो क्या कहलाएगा? लॉन्ग कॉल। उसे मैं लॉन्ग कॉल कह सकता हूँ। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? शॉर्ट कॉल। शॉर्ट कॉल। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? लॉन्ग पुट। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ? शॉर्ट पुट। लॉन्ग कॉल के पास क्या ऑप्शन होगा? सॉरी, लॉन्ग कॉल के पास क्या चीज है? राइट
टू बाय एन एसेट, इसके पास राइट टू सेल एन एसेट, राइट टू सेल एसेट, राइट। यस सर, इसका मुझे सोच के बताइएगा, इसकी ऑब्लिगेशन है, यस सर, इसके पास क्या होगा, इसके पास राइट टू सेल होगा और ऑब्लिगेशन है इसकी। मैंने पेपर लिख के दे दिया था ना, अब जब मर्जी एक्सरसाइज करना तो मेरी तो ऑब्लिगेशन बनेगी, मैंने तो अपने हाथ काट के दे दिए, तो मेरे पास तो राइट है ही नहीं है, मेरी तो ऑब्लिगेशन है ना, मेरी तो, मैंने तो अपनी पॉकेट से इख्तियार निकाल के दे दिया था आपको, तो मेरे पास तो राइट है ही नहीं है, मेरे पास राइट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं शॉर्ट हूँ तो मैंने अब ऑब्लिगेशन, मेरी पॉकेट में एक इधर पॉकेट है, एक इधर पॉकेट है, एक में राइट एक में ऑब्लिगेशन है, राइट निकाल के आपके को दे दी, तब मेरे पास क्या रहेगी, ऑब्लिगेशन। तो राइट निकाल के कौन देता है, शॉर्ट, तो इस शॉर्ट के पास क्या रहेगी, ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन क्या होगी, ऑब्लिगेशन क्या होगी, इसके पास है राइट टू बाई एन एसेट, इसके पास क्या होगी, इसके पास से वो होगी सेल एन एसेट, और सेल एन एसेट, ऑब्लिगेशन टू सेल एन एसेट, टू सेल एसेट, ठीक हो गया हजूर। और इसके पास क्या होगी, ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू बाय, जीते रहो, ठीक होगा जनाब। चलिए, कब लॉन्ग कॉल को ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, when the long call should go for option, कब एक्सरसाइज करना चाहिए लॉन्ग कॉल को, लॉन्ग कॉल को कब एक्सरसाइज करना चाहिए, राइट टू बाई एन एसेट है, राइट टू बाई एन एसेट है, व्हेन मार्केट प्राइस, ग्रेटर होगी, जी बिल्कुल, इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस प्लस लेस प्रीमियम, जीते रहिए। ठीक हो गया। और लॉन्ग शॉर्ट इसका ऑपोजिट है, लॉन्ग शॉर्ट मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक, मार्केट प्राइस is less than strike price plus premium। डन हो गया जनाब, ये लॉन्ग शॉर्ट है, ये लॉन्ग कॉल है, डन हो गया जनाब। यही था हमारा रिवीजन में। फिर इसके बाद इसको इन केस अगर ये मार्केट प्राइस, इन केस मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, तो मैक्सिमम नुकसान क्या होगा, प्रीमियम, एग्जैक्टली, मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू प्रीमियम। मार्केट प्राइस is less than, sorry, greater than strike price, ठीक हो गया। तो मैक्सिमम लॉस जो है वो प्रीमियम का होगा, ठीक हो गया जनाब। लॉन्ग शॉर्ट अपनी एक्सरसाइज कब करेगा, व्हेन द मार्केट प्राइस, ये ज़्यादा नहीं, ये कम ही आएगा। स्ट्राइक प्राइस जो है मार्केट में बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा ही आएगा, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा ही आएगा। मार्केट में कीमत ज़्यादा है, वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता, वेस्ट कर देता है, तो मैक्सिमम लॉस क्या होगा, प्रीमियम का नुकसान होगा। समझ आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों पेज नंबर 4 पे है, पेज नंबर 4 पे आपको जो है वो क्वेश्चन मिल जाएगा, आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, टेक योर टाइम। चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं इट्स 1 जैन 23, हमारी स्ट्राइक प्राइस कितनी है,
इट्स $1.28 पर पाउंड, $1.24 पर पाउंड। ऐसे ही है जी, ठीक हो गया जरा, यही है। 31 मार्च आ गया 23 स्पॉट रेट क्या है? $1.28 पर पाउंड है, ठीक हो गया जरा, स्पॉट रेट है। फायदा हो गया क्योंकि हम लोगों ने पे करने हैं जी। गेन ऑन ऑप्शन 1.28 हम लोग इस तरीके से प्रॉपर कैलकुलेशन करके देंगे। $0.04 पर 1 पाउंड है, ठीक है जनाब। टोटल गेन हमारा कितना हो गया? वो 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं जी। टोटल गेन कितना हो गया हमारा? 0.04 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट 1 मिलियन पाउंड है, कितना हो गया? $40,000 हो गया। ऐसे ही है। अब 30 जैन को एक और काम भी किया था हम लोगों ने, प्रीमियम पे किया था। प्रीमियम ऑन ऑप्शन कितना यहाँ पे बताया गया है? 3.43 US सेंट्स है, 3.43 पर 100, ठीक हो गया। यहाँ पे सेंट दिया है ना, नहीं ये है कीमत है, प्राइस है। अगर हमें पॉइंट्स का कहा तो हम 10,000 से डिवाइड करते हैं। पॉइंट का वो कहेगा ही नहीं, इसमें पॉइंट का नहीं कहेगा। ये कीमत है, कीमत पॉइंट्स में नहीं दी जा सकती, कीमत रुपीस में दी जा सकती है, डॉलर्स डिनोमिनेशन में दी जा सकती है। तो वो कह रहे हैं कि पर GBP जो है प्रीमियम फॉर अ कॉल ऑप्शन, तो इतना पर GBP है, तो हम लोग जो है इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। निकालिएगा इसकी फिगर। 300 जो है वो हम है प्रीमियम है। अब 31 मार्च को हम लोगों ने अमाउंट एक्सचेंज करवानी है, अमाउंट पे करनी है। ऐसे ही जनाब, अमाउंट एक्सचेंज या अमाउंट पेड आएगी ना, कि भाई कितने अमाउंट पे करके तो आपने डॉलर लिए हैं, नीड या पेड कर लें आप, बात तो वही है। 1.28 के हिसाब से करेंगे हम लोग, 1 मिलियन है मल्टीप्लाई बाय 1.28 कितना आ जाएगा? 1280000 आ जाएगा, ठीक हो गया जनाब। ये अमाउंट आ गई। अब 31 मार्च 2023 को गेन इसमें से माइनस कर देंगे। गेन ऑन ऑप्शन 40,000, इसका डिफरेंस निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1240000। इसको डिवाइडेड बाय 1 मिलियन करिए तो ये आ जाता है 1.24। लुक एट दिस वन। लेकिन अभी नहीं, हम लोगों ने प्रीमियम ऐड भी तो करना ना। प्रीमियम ऑन ऑप्शन कितना है? 34,300। गेन इस वजह से हो रहा है तो माइनस कर रहे हो, तो ये भी तो इस वजह से हो रहा है। यस सर, ठीक हो गया। अच्छा ये रहने दो भाई, इस चक्कर में नहीं पड़ते। 31 मार्च नेट अमाउंट पेड 31 मार्च हम लोग पहुंच चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल टू बी पेड कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1280 माइनस 40,000 प्लस 34,300 कितनी अमाउंट आती है? 12,74300। ठीक हो गया जनाब। मजे की यहाँ पे बात बताऊंगा भैया। हमारा इफेक्टिव रेट वो स्ट्राइक रेट के बराबर नहीं है। स्ट्राइक रेट के बराबर नहीं आया, उससे ज़्यादा आएगा। ज़्यादा है। मैंने शायद नीचे एक लाइन भी लिखी है।
1.2743, 1.27 अभी भी मार्केट रेट से कम है। ये ज्यादा हो सकता है? अभी मार्केट रेट से कम आया है। अभी भी मार्केट रेट, अगर मैं मार्केट से फॉर एग्जाम्पल मैं अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो फिर प्रेडिक्शन को छोटी चीज़ मुश्किल हो जाएगी। आई एम थिंकिंग वेदर आई शुड गो फॉर ऑप्शन एक्सरसाइज या फिर मार्केट जाना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे इफेक्टिव रेट पड़ता है $1.2743 पर पाउंड। अगर मार्केट जाता हूँ तो कितने का मिलता है? $1.28 पर पाउंड। किस तरफ जाना चाहिए? इसकी तरफ जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्या ये ज़्यादा हो सकता है? हो सकता है भी। देखिए कैसे, ये भी नहीं चेंज होगा क्योंकि ये तो पहले तय हो चुके हैं, ये तो पहले तय हो चुका है ना। ये चेंज हो सकता है। yes, अगर किसी ने प्रीमियम की अमाउंट ज़्यादा रखी है, मान लीजिए कि यहाँ पे आता है 40,000, 45,000 आता है, मान लीजिए $45,000 आता है, प्रीमियम की अमाउंट ही $45,000 निकलती। वो कहते हैं प्रीमियम की अमाउंट कहाँ पे है? ये यहाँ पे सेंट चेंज हो जाते हैं। 45,000 आप करिए 1280 प्लस 40 प्लस 45 करिए, -40 प्लस, हाँ -40 प्लस 45 करिए, तो हमारे पास आएगा 1285,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन करिए, तो $1.285 $1.285 पर $1। अब देखो, अभी देखो मार्केट में सस्ता है, ऑप्शन एक्सरसाइज करने से महंगा पड़ रहा है। तो आई वुड नेवर एवर एक्सरसाइज द ऑप्शन है। यही मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है जी, बिल्कुल यही मैंने लाइन भी लिखी है यहाँ पे, और इसकी 2 एग्जांपल दी है मैंने यहाँ पे। एक है कि जब आपकी ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो तो ये अमाउंट आती है $1.27, और एक है कि अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो तो 1.2835 आती है। यहाँ पे अमाउंट आती है 1.283511। यहाँ पे रेट ज़्यादा है, यहाँ पे रेट कम है, तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूँगा। यही मैंने लाइन लिखी है। ठीक हो गया? ये नीचे पढ़िए, पेज नंबर 5 है। द कंपनी शुड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन बिकॉज द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट दैट इज $1.2835 पर 1 पाउंड इज मोर देन द मार्केट एक्सचेंज रेट, यानी स्पॉट रेट से ज्यादा है, जो कि $1.28 पर पाउंड है। ठीक हो गया बेटा? सर अब इस केस में, प्रीमियम के केस में 45,000 का डिस्काउंट लॉस हो गया जो हमने नहीं पे किया। अगर हम एक्सचेंज करवाने जाते हैं, नहीं, सवाल रिपीट करें। सवाल मेरा ये है कि हम ऑप्शन की एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारा जो लॉस आएगा वो 45,000 का आएगा। हाँ, ठीक है। अब अगर हम वो मार्केट में गए हैं, मार्केट में अब हम ये सारा अकाउंट फॉर हो के तो ये रेट निकल रहा है। मेरा स्टिल क्वेश्चन ये है कि 45,000 का लॉस तो आया ही आया अगर हम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते। तो अगर हम मार्केट में जाएं और मार्केट में वो जो प्राइस आ रही है हमारी वो प्रीमियम से कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, तो हमें मैक्सिमम लॉस ज़्यादा हो सकता है। ये आपने सारी अमाउंट कंसीडर करके तो ये रेट निकालना है, तो फिर हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो डबलिंग हो जाएगी। सही हो गया, वो डबल लॉस। हाँ, वो आप सारी अमाउंट आपने कंसीडर करने के बाद ये रेट निकाला है। ठीक हो गया जी? तो ये एग्जाम्पल केस नंबर 2 भी, हाँ इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड की जा सकती है अगर वो इनडायरेक्ट कोड दे देता है, रेट पुट्ठा कर देता है वो, तो उसमें रेट हम लोग अपने देसी तरीके से सही कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब? अब है जी मनी मार्केट हेज। इसमें टिक वाला, टिक वाला किसी में भी नहीं है। उसे डाल देना, टिक वाला मतलब पता क्या है कि दरमियान से वो सवाल दे रहा है आपको, सवाल के दरमियान से वो शुरू करवा रहा है। 2.90 दरमियान में आया था तो वो दरमियान से शुरू करवाना चाह रहा है, उसी को पकड़ के आगे लॉस निकाल लो या गेन निकाल लो। 2.90 का क्या किया था हम लोग ने? पेज नंबर जाते हैं हम लोग 3 पे, पेज नंबर 3 पे जाइए।
₹2.90 पर $1 का क्या किया आप लोगों ने? अपनी अमाउंट के साथ 12 लाख के साथ। ये टिक साइज है, टिक साइज 2.90 पर $1 आ रहा है सर। वो उसमें वो 0.0001 भी तो वो चले, वो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, उसमें परेशानी वाली बात नहीं, वो भी कर लेंगे। माइक दिया था क्लास के लिए, तो वहाँ में खूब आया था, उसमें भी अच्छा समझ आया था, लेकिन उन्होंने कहा था टिक रहना तो पेपर में टिक ही आ जाएगा। असल में पता क्यों टिक का कहते हैं? टिक पे डिस्कशन पूरी नहीं है। मुझे नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आती कि यार ये बात क्यों कर अधूरी करते हैं। आपके वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाले चैप्टर पे देख के मुझे इतना दुख होता है कि यार हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सीधा मुंह चौक के हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो शुरू कर दिया। उससे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हमें जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। फॉर्मूले हम लोग सीखेंगे, समझ गए? हाँ, दस्ती हो जाने। मुझे एमएफ में प्रॉब्लम है तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कल कर लेंगे इंशाल्लाह। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम कल कर लेंगे। चैप्टर 14 की प्रॉब्लम दूर हुई, कुछ अफाका फील होता है, काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन होती है, फील होती है। चलिए, मनी मार्केट हेज। इट्स नॉट अ टूल, पहले तो बात ये, इट्स अ स्ट्रैटेजी। फॉरवर्ड टूल है, फ्यूचर टूल है, ऑप्शन टूल है, स्वैप टूल है, बट इट्स नॉट अ टूल, इट्स अ स्ट्रैटेजी। देसी स्ट्रैटेजी है, देख लेना, इसमें डेरिवेटिव का कोई चक्कर नहीं। मनी मार्केट क्या होती है? एक ऐसी मार्केट जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए बड़ी बड़ी अमाउंट जो है वो उधार ले सकते हैं। हो गए वो वाला कांसेप्ट है कि अगर आपने पैसे लेने हैं तो आज ही लेके लोन पे लेके उसे डिपॉजिट कर। हाँ जी, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में एक कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है, इसका यूएसए में क्लाइंट है, पाकिस्तानी कंपनी जो है इसको सर्विसेज पे करती है, और यूएसए वाला क्लाइंट जो है इसने $1 मिलियन जो है वो पे करना है, लेकिन $1 मिलियन जो है आफ्टर 3 मंथ्स है, आफ्टर 3 मंथ्स है। तो जो पाकिस्तान में कंपनी है, इसके फाइनेंस मैनेजर को डर है कि 3 महीने के बाद जब $1 मिलियन मिलेगा तो रेट गिर सकता है, रेट गिर सकता है। हमारे पास ऑप्शन है फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन वाला। वो कहता है जनाब मैं इस चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे पैसा जो है वो आज ही चाहिए है, या मुझे इस रिस्क को हेज करना है। 1 जनवरी 2023 अमाउंट रिसीवेबल कितनी है? $1 मिलियन। ठीक हो गया। 3 महीने के बाद आज रेट क्या है? हम लोग यहाँ पे रेट भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिस्टम जो है वो डिजाइन किया है। पाकिस्तान बेस्ड IT कंपनी built its US client $1 million against IT services. The client would pay company after 3 months, यानी कि 31 मार्च। The finance manager of the company is afraid of exchange rate fluctuation when the spot rate is ₹70 per $1 है। तो यकम जैन स्पॉट रेट कितना है? ₹70 पर $1। इसको डर है कि रेट नीचे गिर जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट एज ऑन 31 मार्च इज ₹65 पर $1, यानी इसको डर है कि 65 पे आ जाएगा। The finance manager decides to use money market hedging strategy to hedge its exchange rate risk. Additional information is as under it. Deposit rate, borrowing rate. यूएसए में डिपॉजिट करवाते हैं तो 5.23% होगा, और अगर बोरो करते हैं तो 6% होगा। पाकिस्तान में अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो 10% है आज, और 12% इसका बोरोइंग रेट है। शो द वर्किंग ऑफ मनी मार्केट हेज है। तो 3 महीने के बाद जो है $1 मिलियन हम लोगों ने रिसीव करना है। फाइनेंस मैनेजर ऐसा जुगाड़ लगाता है कि हम आज रकम इतनी यूएस मार्केट से ले लें कि 3 महीने के बाद जब हम लोग पे करना चाहें
तो वो $1 मिलियन के बराबर हो। आज रिसीव करनी है, हम लोगों ने अमाउंट रिसीव करनी है क्लाइंट से $1 मिलियन, एक साइड पे कर दें, बात खत्म। इस पैसे को वापस लेके आना पाकिस्तान, लेकिन मिलना तो 3 महीने के बाद है, और जब 3 महीने के बाद मिलना है तो डर है कि जनाब रेट तो गिर जाएगा। फिर क्या करें? हम आज ऐसा कोई जुगाड़ लगाते हैं कि यूएस मार्केट से हम लोग अमाउंट बोरो कर लेते हैं, हम लोग अमाउंट बोरो कर लेते हैं। इतनी बोरो करते हैं 3 माह बाद कि 3 माह के बाद क्यूमुलेटिव अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है वो $1 मिलियन हो। जब पे करने का टाइम आएगा इस यूएस क्लाइंट से लेके तो उसको दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो उस अमाउंट का क्या करना है? जो हम लोग वो पाकिस्तान लेके आएंगे, वो पाकिस्तान लाएंगे, पाकिस्तान उसको फिर क्या करना है? इन्वेस्ट कर देंगे। 3 महीने तक उसको इन्वेस्ट रखेंगे और फिर बाद में कैश निकलवा लेंगे, और उसको एक्सचेंज नहीं करवाएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ से रिसीव करके अपने जो लेंडर है उसको दे चुके होंगे। ठीक हो गया? तब इसको करते हैं। आज अमाउंट कितनी बोरो करें? वेल यकम जैन यूएस बोरोइंग रेट कितने? 6% है। आज मैं कितनी अमाउंट बोरो करूं कि 3 महीने के बाद जो है 6% पर एनम है। आज मैं कितनी अमाउंट बोरो करूं कि 3 महीने के बाद वो 1 मिलियन हो जाए? आज कितनी अमाउंट बोरो करूं कि प्रिंसिपल प्लस सूद इज इक्वल टू $1 मिलियन। 6% पर एनम है। x प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 4 इंटू x इज इक्वल टू $1 मिलियन। ये बात समझ में आती है? इंटरेस्ट का फैक्टर है, ये प्रिंसिपल प्लस x परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल is equal to amount payable. If my amount payable is ₹1 million, इसको हम लोग x से assume कर लेते हैं, ये मैं परसेंटेज लिख देता हूँ, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ x है, यहाँ पे x है, और ये परसेंटेज कितना है 0.06, ये पर एनम है, तो 1 क्वार्टर की निकालनी है, जैन फेब मार्च 1 क्वार्टर, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरे पास 1 क्वार्टर का रेट निकल आएगा, और इज इक्वल टू $1 मिलियन। मैं निकाल सकता हूँ इसको, x प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 4 करिए। फिलहाल मुझे इसका बताइए बेटा, 0.06 डिवाइडेड बाय 4 0.015 ऑफ x $1 मिलियन, तो यहाँ पे 1.015 ऑफ x आ जाता है $1 मिलियन। तो अब यहाँ से मैं x निकाल सकता हूँ, $1 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.015 985 x आ गया मेरे पास कितना? 985 222 नहीं, राउंड ऑफ का क्रिकेट 221 985। दोबारा से करिए इसको, मेरे पास फिगर्स कुछ और आ रही है। ये करिए 0.06 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है? प्लस 1.01015 आ गया। 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 मिलियन 1.015 है, तो ये हमारे पास जो है वो x आ जाएगी, यानी x जो है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगी। कैलकुलेट करिए बेटा इसको, 985 221 6748 है। हम लोग आज इतनी अमाउंट जो है वो बोरो करेंगे। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम और हमें 3 माह के लिए ये चाहिए हो तो फिर हम लोग इस रेट पे करेंगे। क्लियर है ये वाली? हम लोग इसको अमाउंट टू बी बोरोड
मैं यहाँ पे वर्किंग 1 का रेफरेंस दे सकता हूँ। कितनी अमाउंट आती है? 985 1.6748 डॉलर्स है। डन, ठीक है बेटा, ये हम लोग अमाउंट बोरो कर लेंगे। अब इस अमाउंट को एक्सचेंज करके पाकिस्तान लाएंगे, ऐसे ही होगा। अमाउंट इन PKR, अमाउंट इन PKR है, अमाउंट इन PKR है, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बेस करेंसी है, फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी को जब कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो रेट क्या है हमारे पास? उसी दिन का 70 है यकम जैन का, तो है 985 मल्टीप्लाई बाय 70 करिए इसको। जी जी 68 मिलियन 965,117 68 965 रुपीज कितना आता है? 68 965 965 517 0.236 PKR है। आज रकम का पाकिस्तान आ गई। अगले 3 माह के लिए क्या करेंगे? इन्वेस्ट कर देंगे 10% पे। 31 मार्च को इन्वेस्टेड अमाउंट हमारी कितनी होगी? क्यूमुलेटिव अमाउंट कितनी होगी? ये आ जाएगा 68। इसको मैं वर्किंग का रेफरेंस दे सकता हूँ, वर्किंग 2 का रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे जनाब वर्किंग 2 का लेते हैं। मुझे फिगर बताइएगा बेटा। 68 965 517 0.236 प्लस इस अमाउंट को हम लोग जो है वो किस 68 प्लस क्या आएगा 0.10 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे ही होगा। और ये वाली अमाउंट आ जाएगी। कैलकुलेट करिए। अमाउंट बताइएगा इसकी कितनी आती है? सेवेंटी 689 655.167 है। ये अमाउंट 3 महीने के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट से वापस आएगी, ऐसे ही है। मुझे अमाउंट बताइएगा। 70 जी 689 655.167 है। बात खत्म हो गई। 3 महीने के बाद हमारा US का क्लाइंट हमें पैसे वापस करेगा। हम लोग जो है उसको उठा के इतनी देर में हम लोग जो है वो अमाउंट पे हमारी जो है 3 महीने के बाद क्लाइंट वापस करेगा, उठा करके ड्यू हो चुकी होगी, वो हम लोग अपने लैंडर को वापस कर देंगे। अगर 1 जनवरी को पैसा मिल जाता तो कितना पैसा मिलता? अगर यकम को ही मिल जाता, हाँ सर वो तो 70 मिलियन 70 मिलियन। अगर 1 जनवरी की इस बात को याद रखिएगा, 1 जनवरी को मिल जाता तो हमारे पास कितना पैसा आता है? 70 मिलियन का। ठीक है। 3 महीने के बाद पैसा मिलता और हम लोग कुछ भी ना करते तो हमारे हाथ में आता है 65 मिलियन का, है ना? रेट 65 है ना? यस सर। हमारा एक्सपेक्टेड रेट था 65 का। हम लोग इसको हेज करना चाह रहे थे। 1 जनवरी को मिलता तो 70 मिलियन मिलता और डर था कि अगर कुछ भी ना करते तो 65 मिलियन आता। अब हमें मिला कितना 31 मार्च को? 70. इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं? इफेक्टिव रेट हम लोग निकाल सकते हैं जनाब। 76, 8, 9,
655.167 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, यस कितना रेट आता है? रुपीज 70.689 पर $1। उस रेट से ज़्यादा मिला है, गेन ही हुआ है। और ये गेन तो खैर इसको नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग हेज हो गए, बच गए और हमारा 5 मिलियन का नुकसान बच गया। अब ये कैलकुलेशन एग्जामिनर करवा सकता है और यही वर्किंग है। नीचे एग्जामिनर कहता है कि एडवाइस करिए कंपनी शुड गो फॉर मनी मार्केट हेज और नॉट। तो भाई अगर तो रेट इससे ज्यादा, एडवाइस का मतलब पता क्या होता है? आज 1 जैन 2023 को ही एग्जामिनर कहता है आज बैठ के एडवाइस कर। तो आज बैठ के हम लोग अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पे एडवाइस करते हैं। मालूम पड़ता है कि कल को जो रेट मिल सकता है वो हमारा इफेक्टिव रेट होगा दैट इज 70.689 और जो है हमारा 31 मार्च का हमारा एक्सपेक्टेड रेट 65 मिलियन है। तो वी शुड गो फॉर द मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज इज ओवर। अच्छा, यहाँ पे अब ट्रिकी चीज क्या है? ट्रिकी तो नहीं, खैर सीखने वाली चीज क्या है? ये क्या था? अमाउंट रिसीवेबल इन फॉरेन करेंसी, कहने से इट फॉरेन करेंसी एसेट, FCA फॉरेन करेंसी एसेट। और मैंने लोन लिया था US बोरोइंग। कितना लोन लिया था? कितना? किस में? फॉरेन करेंसी में। कहने से फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी, फॉरेन करेंसी एसेट है तो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी रेज करके तो मैं अपने आप को हेज कर सकता हूँ। मैंने इसीलिए आप जो है पेज नंबर 5 पे जाइए तो एग्जाम्पल के साथ लिखा है फॉरेन करेंसी एसेट। आई विल ट्राई टू डेवलप एन एग्जाम्पल ऑन फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी इंशाल्लाह। ठीक है? वो जब हमने अमाउंट पे कर दी होगी जी, उस वक्त भी जो डायरेक्ट कल को जब पे करेंगे रेट बढ़ चुका होगा और रेट बढ़ गया तो हम लोग फॉरवर्ड की तरफ जा सकते हैं, फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं, ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। नहीं, मैंने उस तरफ नहीं जाना, ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है। तो हम लोग उस केस में फिर क्या करेंगे? ठीक है जनाब? मनी मार्केट इज ओवर, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क इज ओवर। एनी क्वेश्चन बेटा? कोई और टॉपिक जो आप डिस्कस करना चाहते हो? तो टिक वाले को गोली मारी यार, टिक वाला अब नहीं आता। अब नहीं आता? पक्की बात तो कुछ भी नहीं मैं कह सकता। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाला चैप्टर कैसा है? सर वो लास्ट टाइम मुझे बहुत दुख हुआ था। क्यों? 5 लाख की वो उन्होंने करवाया था तो मुझे इसके खाली समझ थी उसकी। पेपर में भी ला के अगले दिन MFA का था वो मैं रिवीजन नहीं कर सकिया, उसमें तो 5 नंबर गया हुआ। करेक्ट? 5 to 10 minutes. Statistical analysis. Chapter Statistical Analysis. एक होता है पॉपुलेशन, ऐसे ही ना? पॉपुलेशन, हम लोग किसी चीज पे ऑब्जर्वेशन, टोटल जितनी ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, टोटल जिस चीज पे ऑब्जर्वेशन की जा सकती है वो हमारी पॉपुलेशन है। ये देसी बात है, देसी बात। जितने जवान, अगर हम लोग जवानों पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जितने पाकिस्तान में जवान हैं वो सारे पॉपुलेशन में। क्लास ऑफ एसेट भी कह सकते हैं, उसको छोड़िए, वो है उस वक्त एग्जांपल दी जा सकती हैं जब हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है।
जब हम लोग सीख रहे हैं तो उस वक्त इतनी हाईफाई एग्जांपल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देनी चाहिए। वो है एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग। हम लोग ये कह रहे हैं बीपी के पेशेंट्स, तो जितने बीपी के पेशेंट्स हैं वो जितने भी पाकिस्तान में बीपी के पेशेंट्स हैं, जितने भी, वो पॉपुलेशन। हम लोग स्टूडेंट्स की हाइट चेक करना चाह रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान हैं वो सारी पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन के बारे में हम लोगों को कुछ बताना है। मिसाल के तौर पे एवरेज एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट एज डैश। अब मैं एक एक जवान को तो नहीं पकड़ के कह सकते कि कॉलेज स्टूडेंट को तो नहीं पकड़ा जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उस मकसद के लिए हम लोग छांटी करते हैं, कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं। सवाल पैदा होता है कि सर सेलेक्ट कैसे किया जाता है? देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स जिनकी बेस पे, जिनको फॉलो करते हुए हम लोग सैंपल चूज़ करते हैं। कोई एक सैंपल बना लेते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उनका एवरेज निकाला और हम लोगों ने कह दिया कि जनाब ये अब मेरे वर्ड्स पे उनका एवरेज फाइंड आउट किया और कह दिया कि ये एवरेज जो है वो पॉपुलेशन का भी एवरेज होगा। इसका मतलब है कि अब जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं सबकी हाइट एक जैसी तो नहीं है, सबका वेट एक जैसा तो नहीं है। हम लोगों ने तो एक फिगर निकाली, हमने कहा कि यार ये एवरेज है। मतलब वो जो फिगर, मिसाल के तौर पर हम लोगों ने 5000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो सेलेक्ट किया और उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए और हम लोगों ने कहा कि एवरेज एज जो है वो 25 साल है। इसका मतलब है ये जो 25 साल है ये एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है। ये 5000 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 5000 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसे हम लोग जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी तो नहीं कहते हैं हम लोग, इसको छोड़े, उसको सेंट्रल टेंडेंसी उस खाते में नहीं पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि यार ये एक फिगर है जो कि इस सैंपल को रिप्रेजेंट कर रही है और हम लोग इन्फर कर सकते हैं कि पॉपुलेशन का भी यही एवरेज एज होगी। हम लोगों ने एक फिगर निकाल ली जो कि उस सैंपल को रिप्रेजेंट कर रही है। हम लोगों ने सैंपल एक छोटा सा सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है। हमारे पास जो है मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में। 1 करोड़ स्टूडेंट्स का तो हम लोग इंडिविजुअल को तो एज नहीं कैलकुलेट बता सकते हैं। मैं आपको भी रोकूं, इसको भी रोकूं, इसको भी रोकूं, इसको सारे 1 करोड़ स्टूडेंट्स को रोकूं और मैं तेरी एज कितनी है, तेरी एज कितनी है, तेरी एज कितनी है, तेरी एज कितनी, ये तो पॉसिबल नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली एफर्ट है। तो हम क्या करते हैं, इन 5 करोड़ लोगों में से चंद स्टूडेंट्स जो हैं हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उन स्टूडेंट का जो है वो फिर एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर निकालते हैं कि जिन 5000 स्टूडेंट की ये वाली जो है वो एवरेज एज है। इसी तरीके से हम लोग जो है वो मीडियन कैलकुलेट करते हैं और हम लोग जो है वो मोड कैलकुलेट करते हैं, राइट। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू। 2th वैल्यू याद रखिएगा इस TH। अब मीडियन निकालने के लिए हम लोग पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। किसमें ऑर्गेनाइज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में x y z a b c d 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 n = 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू कितनी आ गई, 8 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू = 4th वैल्यू। क्या 4 मेरा मीडियन है? नहीं जनाब, चौथी वैल्यू 1 2 3 4 a इज माई मीडियन। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसमें e भी ऐड कर दूं फिर क्या होगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, इट वुड बी 8 एंड इट वुड बी 9 और ये क्या होगा 4.5th वैल्यू
4.5 मेरा मीडियन है, 4.5 मेरा नहीं जनाब, 4.5 नहीं, 1 2 3 4 चौथी और पांचवी, इनके दरमियान में कोई मेरा मीडियन है, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों वैल्यू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, मेरा मीडियन आ जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 7 है और यहाँ पे 9 है, तो मैं क्या करूंगा, 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8, 8 वुड बी माई मीडियन, राइट। मोड क्या है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डेटा सेट दैट इज कॉल्ड द मोड, और एवरेज क्या होती है, x बार डिवाइडेड बाई n है, ये अरिथमेटिक एवरेज है। अब इतना काफी नहीं है, 25 साल है, हर बंदा 25 साल का है, एवरेज तो निकाल लिया, हर बंदा 25 साल का है, कुछ 25 से ज्यादा होगा, कुछ 25 से कम होगा। दूसरे लोग इस एज से कितना दूर दूर है, उस मकसद के लिए क्या करते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, एवरेज मीन है ना। सुन ले, डिविएशन फ्रॉम मीन का एवरेज है, स्क्वेयर्ड डिविएशन का मीन है ये। अब ये देखिए 25 से ये बंदा कितना दूर है, ये हो सकता है इतना दूर हो, ये हो सकता है इधर हो, तो हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। x, ये देखिए x डिविएशन क्या होती है, ये डेटा मीन से कितना दूर है, x माइनस एक्स बार, मैंने कहा स्क्वेयर्ड डिविएशन है, स्क्वेयर्ड उसका समेशन है डिवाइडेड n माइनस 1, याद हो गया। वो बंदा उससे कितना दूर है मीन से, तो x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एवरेज निकालना है, तो n माइनस 1 कर देंगे हम लोग। व्हाई नॉट n, स्टैटिस्टिशियन ये कहते हैं टोटल है, टोटल नहीं, ये लो, ये भी सही है, ये भी सही है, और 10 ये भी सही है, लेकिन स्टैटिस्टिशियन ये कहते हैं कि अगर n माइनस 1 करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ज्यादा रिफ्लेक्टिव होता है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर वेरिएंस, स्क्वायर वेरिएंस नहीं, ये वेरिएंस है, एस स्क्वायर जो है। अब 25 से ये मेरे पास आंसर आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई एक्स वाई दी आंसर आ जाता है, ये हाइट जो है वो फीट, ये एज जो है वो ईयर्स में है, एज ईयर्स में है, तो इसका आंसर जो आएगा वो एक्स वाई दी ईयर आना चाहिए, लेकिन ये ईयर स्क्वायर आता है, क्योंकि ये भी इसके साथ भी यूनिट है, इसके साथ भी यूनिट है, तो भाई ये तो स्क्वायर हो जाएगा। तो व्हाट, अगर मैं हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो हाइट स्क्वायर, व्हाट इज हाइट स्क्वायर, किलोमीटर निकाल रहा हूँ तो किलोमीटर स्क्वायर, ये क्या बात होती है, किलोमीटर भी स्क्वायर में होता है, नहीं होता। तो वी नीड टू रिमूव दिस स्क्वायर, हम क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, और जब हम अंडर रूट लेते हैं वेरिएंस का, then it is called standard deviation, standard deviation। मालूम पड़ता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 25, ईयर 25 हमारा एवरेज था, स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया प्लस माइनस 3, यानी जो बड़े से बड़ी एज हमें नजर आई वो 28 थी, कम से कम जो एज नजर आई वो 22 साल थी, बड़े से बड़े 28, कम से कम 22। डन, ये है वेरिएशन। अब मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, अली भाई आपसे उमर, प्लस माइनस 3, ये है हमारे पास डेटा सेट 1, डेटा सेट 1, दिस इज डेटा सेट 2, ये है 200 प्लस माइनस 40। डिविएशन किस में ज्यादा है, डिविएशन किस में ज्यादा है, वेरिएंस किस में ज्यादा है, कौन अपने मीन से ज्यादा वेरी करता है, वोलेटिलिटी किस डेटा सेट में ज्यादा है।
सेट 1 सेट 1 में वो कैसे है? सर वो जो 40 डेविएट का है वो अगर ये भी 5 दफ़ा हो जाएगा तो 203 पहुंच जाएगा। तो मैं ये डेटा सेट अलग बता रहा हूँ। शायद फॉर एग्जांपल ये जवानों का है और ये बुजुर्गों का है। अब बताओ, ये 5 दफ़ा होने वाली 5 दफ़ा वाली बात ही नहीं करते हम लोग। बुजुर्गों की एज तो ज़्यादा ही होगी। बुजुर्गों की एज तो ज़्यादा ही होगी लेकिन जवानों की... अच्छा चलो जी, मैं इसको हाइप कह देता हूँ 10। अब बताओ, वैसे ये 200 फुट तो हाइट हो ही नहीं सकती है। वैसे मैं कोई बता रहा हूँ, चल 200 मीटर कर, मीटर में ज़्यादा हो जाएगा। चल कुछ भी है यार, ये कुछ भी है यार, कुछ भी डेटा सेट है, वेरिएशन किस में ज़्यादा है? अच्छा फॉर एग्जांपल बुजुर्गों की एज ही ले लो। अच्छा वैसे 200 साल तो हो ही नहीं सकती है, ये तो खाची है वैसे, लेकिन यहाँ पे डिविएशन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। नहीं कंपेयर कर सकते ना हम लोग, मुश्किल हो रही है, नहीं कंपेयर। चलो हम लोग ये कहते हैं, हाँ जबरदस्त, हम लोग इसको ये कहते हैं, एक पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो तो जानते हैं ना? नहीं जानते। एक पोर्टफोलियो ये है और दूसरा पोर्टफोलियो ये है। पोर्टफोलियो मतलब सेट ऑफ एसेट्स, इसमें शेयर भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं, फिक्स इनकम एसेट्स भी हैं, ठीक हो गया, सेट ऑफ एसेट्स है। एक पोर्टफोलियो हमारे पास ये, एक पोर्टफोलियो ये हमारे पास ये है। कौन सा अच्छा है, ये वाला ये वाला? सर इसमें 3 और 40 क्या बनेंगे है? डिविएशन मतलब इसमें मैक्सिमम जो रिटर्न देखी गई है वो 28 की है, 28% और ये 22% है। इसमें 240% और 160% नहीं, रुपए कह लें आप, रुपए का। अब बताओ डिविएशन किस में ज़्यादा है? कंपैरिजन करना मुश्किल हो रहा है कि यार अगर इसमें ये देखा जाए तो ये भी तो बड़ा है और अगर ये देखा जाए तो ये भी तो छोटा है। इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इन्हें स्टैंडर्डाइज कर देते हैं को अच्छा चलो ये ले, अगर मैं बोलूँ ये वाला पॉइंट लगा दूँ यहाँ पे, पॉइंट लगा दूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ, इसको भी मैं क्रॉस करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 1, इसको मैं लिख देता हूँ 1। अब मुझे बताओ इसमें ज़्यादा है सेट 2 में। इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्डाइज करने से कंपैरिजन करना आसान हो गया। हेलो स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 200 और 3 डिवाइडेड बाय 25। भाई आंसर ये नहीं आएगा, आंसर कुछ और ही आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया, 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, बस आंसर निकालो। 40 डिवाइडेड बाय 200 0.2 है, 0.2 आ जाएगा। तो मतलब है ये इसको 0.2 कह सकते हैं हम लोग। अब इसको करो 0.12। अब ये हो गया कि अगर इसका मीन 1 है तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 0.20। इसका मीन अगर 1 है तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 0.12। अब ये वही वाली सूरत आ गई, मैंने 1 किया था, वही वाली आ गई। अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ डिविएशन किस में ज़्यादा है। सेट 1 में डिविएशन कम है, सेट 2 में डिविएशन ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी मैंने अगर इनको डिवाइड करता हूँ तो ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज हो जाएगा तो फिर मेरे लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा। इस फार्मूला को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन कर देते हैं और अगर परसेंटेज निकालना चाहिए दैट इज डिफरेंट मैटर। अब हमारे लिए डिसाइड करना आसान हो गया। अच्छा है,
नेक्स्ट अगला आप लोगों की किताब में जो टॉपिक है दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले मुझे मालूम होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिशियन ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी फिनोमेना हैं उनको अगर कलेक्ट किया जाए, उनसे मतलब नींद तो नहीं आ रही, थकन, बोरिंग, अगर उनसे मतलब डेटा कलेक्ट, मैं अभी आ रहा हूँ, गिव मी 2 मिनट। क्लास चल रही है? जी जी। यहाँ पे कोई और क्लास तो नहीं? पता नहीं, मुझे तो सारा बताने का जमा पूछे था। अभी क्लास चल रही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिशियन ये कहते हैं कि जितने भी फिनोमेना हैं वो सारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज मींट बाय नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? यानी अगर x और उनकी फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो वो कुछ इस तरह से होंगे, और उनको प्लॉट किया जाए तो वो कुछ इस तरह की शेप हमें जो है बेल शेप्ड देंगे। यानी दिस वुड बी द एवरेज। इसको छोड़िए, अभी मैं इसकी तरफ आता हूँ। मतलब क्या है कि जितने मीन से बड़े होंगे उतने ही छोटे होंगे। तो अगर हम लोग मीन से जितने बड़े होंगे उतने ही छोटे होंगे और इन सब की फ्रीक्वेंसी भी बराबर होगी। मिसाल के तौर पे अगर ये है, इफ द मीन इज 20 और एंड इट इज 22 और इसकी फ्रीक्वेंसी जो आती है वो 100 आती है और हम लोग मीन से कम 18 ले लेते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 100 होगी। अगर यहाँ पे हम लोग 30 ले लेते हैं तो यहाँ पे 10 आएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 50 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 होगी। यानी इनकी तादाद अगर 50 है तो इनकी तादाद भी 50 होगी। इस तरह के डेटा सेट को अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का हमारे पास डेटा सेट जो है वो ग्राफ आता है। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। इसमें दरमियान में जो है वो हमारा जो है वो म्यू आता है, म्यू, और साइडों पे जो है वो डिविएशन आती है। डिविएशन को हम लोग किससे रिफ्लेक्ट करते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो मीन दरमियान में है और साइडों पे स्टैंडर्ड डिविएशन होगी और ये बेल शेप जो है वो हमारे सामने आएगा कर्व। ठीक हो गया। ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डन। अब मेरे पास ये हाइट की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है।
ये मेरे पास जो है वो वेट की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वेट की डिस्ट्रीब्यूशन है। इनमें से कौन सी जो है जिसमें डिविएशन ज़्यादा है हम कुछ नहीं बता सकते। वी नीड टू स्टैंडर्डाइज इट, वी नीड टू स्टैंडर्डाइज। इसका मतलब है कि कंपैरिजन करने के लिए हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। उसके लिए फिर हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक हो गया? स्टैंडर्डाइज का मैंने बताया ना। स्टैंडर्डाइज करते हैं हम लोग इस फॉर्मूला से, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट n। ठीक हो गया? अंडर रूट n। और इसको लेकर के जब हम लोग, बल्कि इसको भी हम लोग जो है वो फिगर नहीं बनाते हैं। हाँ चलिए ठीक है, हम लोग इसको कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। जब हम लोग स्टैंडर्डाइज करके तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो वो भी इसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आती है जिसमें हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो म्यू है दैट इज इक्वल टू 0 और ये स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, ये माइनस है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन -2 है, और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है, राइट? जिसमें एक हम लोग स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं जिसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन 1, 2, 3 जितना इससे दूर दूर जाएंगे। क्लियर है? अब हम लोगों ने इसको, मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, इसकी तरफ नहीं हम लोग जाएंगे फिलहाल। स्टैंडर्ड डिविएशन की समझ आ गई? इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन बनाएंगे, इसकी भी बना लेंगे, उनको कंपेयर कर लेंगे। वो कैसे करेंगे भी हम लोग जो है वो देखते हैं, उसकी तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जब हम लोग करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है कि हमारे सामने कोई एक स्टेटमेंट है, हमारे सामने कोई एक स्टेटमेंट है जिसे दुनिया सही मानती है या गलत मानती है। हमने, हमारे लिए वो स्टेटमेंट हाइपोथेसिस है। मिसाल के तौर पे अभी हम लोगों ने एग्जांपल की कि एवरेज एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज 25 इयर्स। दुनिया इसको सही मानती है फॉर एग्जांपल, या दुनिया इसको गलत मानती है, तो ये हमारे लिए हाइपोथेसिस है। ठीक है? मुझे इसको टेस्ट करना है कि ये सही है या गलत है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि द एवरेज एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज 25 इयर्स। मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं टेस्ट क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं नहीं मानता इसको, मैं नहीं मानता इसको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है। बैकएंड पे कहीं ना कहीं तो assumption है, मैं नहीं मानता इसको, मतलब ये है, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। क्यों टेस्ट करना चाहती हूँ? क्योंकि ये गलत है। कहीं ना कहीं बैकएंड पे तो ये assumption है ना कि ये गलत भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं which is assumed to be the correct or incorrect है। That statement is called null hypothesis। और जो स्टेटमेंट हमारी होती है दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक हो गया जनाब? नल हाइपोथेसिस क्या था? जो दुनिया सही मानती है या गलत मानती है। मिसाल के तौर पे एवरेज एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट एज 25 इयर्स। ठीक है? मैं इसको नहीं मानता, तो मेरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? एवरेज एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज नॉट इक्वल टू 25 इयर्स। एक स्टेटमेंट ये हो सकती है। दूसरी स्टेटमेंट एवरेज एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 25 इयर्स। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। अब बात ये कि मैं कौन सी चीज मानता हूँ।
मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, इसी एक बात को मानना पड़ेगा। नंबर 3 मेरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? एवरेज एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज लेस देन 25 ईयर्स। डन? ये इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। चौथी स्टेटमेंट तो या तो बराबर नहीं है या ज्यादा या कम है, ठीक है। जिसे दुनिया सही मानती है या गलत मानती है, दैट इज कॉल्ड द नल हाइपोथेसिस। जो मेरा मानना है वो इसका ऑपोजिट होगा, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। कोई टेंशन तो नहीं भाई? नल हाइपोथेसिस को हम लोग एज नॉट से रिफ्लेक्ट करते हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग एज 1 या एज ए से जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या है लिखने का? एच नॉट कॉलन म्यू इज इक्वल टू 25 ईयर। एच नॉट रिफ्लेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस और H1 या HA रिफ्लेक्ट्स द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। स्टैंडर्ड तरीका क्या है? H नॉट कॉलन म्यू इज इक्वल टू 25 साल। अब मेरी अगर जो स्टेटमेंट 1 है तो H1 किसके बराबर होगा? कॉलन म्यू इज नॉट इक्वल टू 25 साल। ठीक हो गया जनाब? अब दूसरा क्या है? H1 दूसरी स्टेटमेंट क्या है? अगर मेरी दूसरी स्टेटमेंट में टेस्ट करना मेरी मानना है तो म्यू इज ग्रेटर देन 25 ईयर्स। H2 कॉलन म्यू इज लेस देन 25 ईयर्स है। ये मेरी तीसरी स्टेटमेंट है। सॉरी, या H2 नहीं कहना, ये H1 ही होगा। ठीक है जनाब? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पहला स्टेप क्या है कि हमें हाइपोथेसिस जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस डिफाइन करना पड़ेगा, और फिर उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करना पड़ेगा, जिसको मैं प्रूव करना चाहता हूँ। क्लियर हो गया? ये है हमारा स्टेप नंबर 1 कि हमें पहले जो है ये काम करना पड़ता है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? बेसियन रूल। बेसियन रूल या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, मुझे बेसियन रूल निकालना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा कि अगर एवरेज एज मैंने सैंपल सेलेक्ट करना है, सैंपल सेलेक्ट करके तो उस पर मुझे एक्सपेरिमेंट करने हैं। अगर मेरी एवरेज एज आ जाती है जो कि 25 है ना, 28 साल है, अगर एवरेज एज जो है वो 28 साल आ जाती है, या इधर जो है वो मैंने क्या किया 25 + 3 और 25 - 3 करेंगे 22 साल। अगर एवरेज एज जो है वो 22 साल से कम है और 28 साल से ज़्यादा है, then I will reject this null hypothesis. I would reject this null hypothesis if the average age मेरे वो सैंपल से अगर ये एवरेज एज 28 से ज़्यादा आ जाती है, 22 से कम आ जाती है, तो मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा। 22 से कम आएगी तो 22 से ठीक है, 22 से कम आ जाती है तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक हो गया? चलिए स्टेप नंबर 3, ये मैंने डिसाइड कर लिया। स्टेप नंबर 3, तुमने भी कहा कि हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। यस सर। हमने कहा हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। भैया आप तो सैंपल की बेस पे डिसाइड करने वाले हो, तो सैंपल की बेसिस पे डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसका मतलब है आप रिस्क लेने जा रहे हो, तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट द रिस्क, यू विल हैव टू एक्सेप्ट द रिस्क
कितने % चांसेस तुम कबूल करते हो कि तुम ले सकते हो कि भाई मैं नल हाइपोथेसिस जो कि सही है उसको मैंने गलत करार दे दिया? रिस्क है ना, कितने % रिस्क उठाने को तैयार हो, कितने % एक्यूरेसी तुम चाहते हो? इससे पहले एक टर्म समझते हम लोग, आपकी किताब में भी मौजूद है वो, आपकी किताब में भी वो मौजूद है। टाइप्स ऑफ एरर है ना, टाइप्स ऑफ एरर्स है। टाइप्स ऑफ एरर्स, दो तरह के एरर होते हैं, 1, 2। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, H0 when it is true. This is called type 1 error. Accept null hypothesis when it is incorrect. It is termed as type 2 error. हम कितना जो है वो टाइप 1 एरर सीने से लगाने के लिए तैयार हैं? प्रैक्टिकली 5% होता है। प्रैक्टिकली लोग 1% भी ये सीने से लगाते हैं। अब 5% की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? इन दिस केस, इस केस में इसकी वैल्यू निकलती है ±1.96। हाँ, वैल्यू कहाँ से है? इसका स्टैंडर्ड टेबल मौजूद है, या हमें इसकी गहराई में नहीं जाना कि ये वैल्यू कहाँ से आई। एग्जामिनर को या तो ये देनी चाहिए, या आपको टेबल प्रोवाइड करना चाहिए, या अगर कुछ भी नहीं करता तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। नो, इसका टेबल है, स्टैटिस्टिशियंस ने इसका टेबल डेवलप कर रखा है। टेबल का नाम जी टेबल है। बुक में जो है वो नहीं, बुक में भी नहीं। ठीक हो गया जनाब। अब मुझे जो है ये रिस्क सीने से लगाना है, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे 1% रिस्क सीने से लगाना है या 5% रिस्क जो है वो सीने से लगाना है। तो प्रैक्टिकली मैंने बताया कि 5% जो है वो रिस्क सीने से लगाया जाता है। दिया हुआ है, अच्छी बात है। चलो, इसको हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोग तय करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है हम लोग तय करते हैं। ठीक हो गया जनाब, हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो तय करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का पता लग गया ना हमें, ये 5% हो सकता है या 1% होता है। प्रैक्टिकली 5% लोग जो है वो कहते हैं कि 5% तक गलती करने के चांसेस मौजूद हैं, और वो गलती कौन सी? टाइप 1 एरर। ठीक हो गया जनाब। अब है सैंपल सेलेक्ट कर लिया होगा हम लोगों ने। स्टेप नंबर 4 है कैलकुलेशन ऑफ जी वैल्यू। जी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट n है। जी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं ताकि हम लोग जो वैल्यू हमारे पास आ गई है उसको स्टैंडर्डाइज कर सके। हम लोग उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते। उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज कर सकें। इसका मतलब क्या है? ये ज़रदारी का मज़ार है। अल्लाह करे कि ख्वाब सच हो जाए हमारा। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है।
ठीक है जनाब, जिसमें we do assume that mu is equal to 0, ठीक है। अब और this one is +1 sigma +2 sigma +3 sigma -1 -2 -3 sigma, ठीक हो गया ना, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन। डन, पक्का। हम लोगों ने निकाली वैल्यू 1.95। इसको मैं थोड़ा सा दूर दूर करके लिखता हूँ ताकि सारी बात मुझे क्लियर हो जाए। +1 +2, ठीक है जनाब, -1 -2, ठीक है जनाब। हमने 5% लिया ना 1.96, ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे करीबन यस सर, यहाँ पे, और ये किधर आएगा? यहाँ पे, ठीक हो गया। इसको मैं ऐसे भी कर देता हूँ, ठीक हो गया जनाब। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे z टेस्ट की फिगर, z की वैल्यू इस एरिया के अंदर आती है, z की वैल्यू, और z में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके साथ खेल रहे हैं। z की वैल्यू अगर आती है इस रीजन में, देन वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर इधर आ जाती है, वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर इस रीजन में आती है, दरमियान में, वी विल एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब है इसे हम लोग एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन रीजन। डन, एक्सेप्टेंस रीजन, रिजेक्शन रीजन। अब हम लोग z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप ऐसा करिए, 28 - 25 करिए, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय √10 करिए। 3.1622 कहाँ पे आया? इस रीजन में। इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस क्या था कि एवरेज एज जो है वो 25 साल के बराबर है। गलत किसी ने कहा। अब करिए 28 - 25 डिवाइडेड बाई 3, फिर डिवाइडेड बाई 1000 अंडर रूट करिए। अच्छा, आप ऐसा करिए कि अंडर रूट पहले n अंडर रूट 10 क्या था, इस फिगर को हम लोग जो है वो छोटा करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं। अंडर रूट n को ख़त्म कर दें, अंडर रूट n को ख़त्म कर दें। x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा करें आप, 1 आ जाएगा, 1 आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 1। तो 1 आंसर जो है वो इस रीजन में आ रहा है। वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। ये हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग z टेस्ट। माइनस में भी आ जाता और अगर उस साइड पे चला जाता हमारे रिजेक्शन रीजन में, तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते। अगर हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में आता तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर देते। ये जो 1.96 आया, ये हम टेबल से कर सकते हैं। आप टेबल ओपन करिए, आपके लेफ्ट साइड पे कॉलम आ रहा होगा, आपके ऊपर जो है वो एक रो आ रही होगी, ठीक है जी। लेफ्ट साइड पे 0.0 आ रहा है, ऊपर 0.00 आ रहा है। 0.5 देखिए कहाँ पे आता है, 0.0 देखिए कहाँ पे आता है, 0.0। ये अब रो में ऊपर जाइए, 0.05, 0.5199। हाँ, ये और वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है हमें याद करना पड़ेगी 1.96।
ये किसी फॉर्मूले से निकलती हैं, वो अल्फा बाई 2 करके तो वो फॉर्मूला है, हमें ये याद करना पड़ेगी। अदरवाइज हम लोग उस तरीके से वैल्यू जो है, अच्छा ये जो वैल्यू दिखेंगे ये प्रोबेबिलिटीज है, ये वैल्यूज प्रोबेबिलिटीज है। हमारे पास 4 टेस्ट होते हैं, जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई टेस्ट। हमारी किताब जो लिमिटेड है उसमें ज़्यादा फोकस जी टेस्ट पे है। ठीक है भाई, काफ़ी है आज के लिए।